मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि इस बाजार में उनकी क्या रणनीति रहेगी। पराग जी, गुड मॉर्निंग। पहले बात करते हैं आज इंडसइंड बैंक की। है क्या आपके पोर्टफोलियो में, और क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर अब वो जो कल डिस्क्लोजर आया उसके बाद? पराग जी, आप म्यूट पर हैं शायद। नहीं, हमारे पास तो थैंक यू अनुज जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। इंडसइंड बैंक हमारे यार पास, इसको मयूर, डिस्क्लेमर मैं कर दूंगा कि हमारे पास नहीं है पोर्टफोलियो में। हमारा तो सिर्फ ये व्यू था कि वी वांटेड टू बी इन सिक्योर्ड लेंडिंग बैंक्स। तो हमारे पास आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, फेडरल है, इवन छोटी बैंकों में डीसीबी जैसी बैंक भी है। और खास करके हाउसिंग फाइनेंस जो आपकी 100% सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के सामने जो लोन देते हैं, जैसे कि इंडिया शेल्टर फाइनेंस है, आवास फाइनेंस है, ये सब हमारे पोर्टफोलियो में थे। हमारा सिंपल फोकस था कि सिक्योर्ड लेंडर्स को ही बैक करना है। और इंडसइंड बैंक में 11% ऑफ द लोन बुक माइक्रो फाइनेंस थी, जिसकी वजह से हमने उसको अवॉइड किया था। हालांकि ये जो लास्ट 2 दिन के फैक्टर्स आए कि सीईओ को 1 साल का ही एक्सटेंशन मिला, और ये जो कल का डेरिवेटिव लॉस का जो आया वो आई थिंक बड़ा नेगेटिव आया है सेंटीमेंट पर्सपेक्टिव से। वैल्यूएशन पहले भी कंफर्टेबल थे, लेकिन बैंकिंग इज अ लेवरेज बिजनेस। मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि जहां पे आपका खुद का 15 या 20 रुपया ही है और बाकी का पूरा रुपया डिपॉजिट्स और लोगों के पैसे है, वैसे बिजनेसेस में रिस्क काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप ऐसी बैंक से ऐसे लेंडर्स को लेके चले जिनका अंडरराइटिंग काफी प्रूडेंट है और सिक्योर्ड है, तो उसमें डेफिनेटली इकोनॉमी के ग्रोथ का आपको फायदा भी मिलता है और कंपाउंडिंग भी मिलता है। लेकिन जहाँ पे ऐसी अनसिक्योर्ड लेंडिंग ज्यादा है, वो वहां पे अवॉइड करें तो बेटर है गिवन करंट सर्कमस्टेंसेस। अनसिक्योर लेंडर से थोड़ा सा अपने आप को परे रखें, सिक्योर लेंडिंग की तरफ जाएं। पराग जी की पहली राय ये है। तो रिस्क को कैसे मैनेज करना है, बेहतर रिवॉर्ड कहाँ से मिल सकता है, उस पर आपने पहली टिप्पणी सुनी बैंक्स पर। अच्छा पराग जी, मैं एक दो फियर फैक्टर्स को लेकर और आपसे बात करना चाहूँगा जो बाजार में बीते 1 महीने में आए हैं। आईटी का आज भी निफ्टी आईटी 550 अंक नीचे है, इस दौर के लोवेस्ट क्लस्टर पे। बीते 1 महीने का फॉल बहुत ही शार्प रहा। यूएस के और ट्रंप के आई थिंक टैरिफ टेंट्रम को देखते हुए वहाँ के बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के फियर के बीच में आईटी कोलैप्स हुआ। आईटी पर क्या करना चाहिए? इस डिप को कंसिडर करना चाहिए या फिर फॉर द टाइमिंग अगर आपके पास फ्रेश इन्वेस्टमेंट की अप्रोच है तो अवॉइड करें? आईटी पर आपका टेक, लार्ज कैप आईटी स्पेशली। देखिए, आईटी एज अ सेक्टर इज अ वेरी हाई क्वालिटी सेक्टर। बहुत ही ज्यादा फ्री कैश फ्लो, बहुत ही ज्यादा पे आउट करने वाला सेक्टर है और इंडिया की कॉम्पिटिटिव एज है ग्लोबली। हम वी आर स्ट्रांगली अंडरवेट आईटी एज ऑफ नाउ, बिकॉज हमने ये जो यूएस के ट्रम्प के ट्रेड को जो है उसमें हमारा डिसबिलीफ था। हमें लगता है कि यूएस की डेफिसिट बहुत हाई है, डेट टू जीडीपी बहुत हाई है। तो उसको एड्रेस करने के लिए जो स्टेप्स होंगे वो इतने ज्यादा ग्रोथ, जो मार्केट ने एक नैरेटिव बना लिया था कि ट्रम्प के आने से यूएस में ग्रोथ ही ग्रोथ होगा, और इसीलिए लोग आईटी पे ओवरवेट चले गए थे। काफी ऐसे सेक्टर्स में जो यूएस से लिंक्ड है, उसमें लोग ओवरवेट चले गए थे, जबकि हमने पहले से ही हमारा व्यू ये रखा है कि वी आर मोर बुलिश ऑन डोमेस्टिक रिकवरी। क्योंकि हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, जो बैंकों की बैलेंस शीट है, ये एक इंडसइंड बैंक का एक वन ऑफ मामला साइड पे रख देते हैं। तो जो बैंकिंग बैलेंस शीट्स है और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स है, इन सबको, और डेट टू जीडीपी है, उन सबको देखते हुए हमारा ये मानना था कि इंडिया की बैलेंस शीट खराब है, पीएनएल, इंडिया की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है और पीएनएल खराब था। वो पीएनएल रिकवर हो जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आएगी, आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना शुरू कर दिया है, रेपो रेट कट होना शुरू हो गए। अगले 2-3 क्वार्टर में आपको दिखने लगेगा। मॉनसून ठीक ठाक था। आई थिंक एफएमसीजी कैन बी अ गुड सेक्टर टू बेट ऑन, बिकॉज वहां पे सेफ्टी बहुत ज्यादा है, और जब रिसेशन की डर आते हैं तो एफएमसीजी आपको बचा लेता है। और ये मेरा 25 साल का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसे माहौल में एफएमसीजी आपको सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है जब रिसेशन की बारी आती है। तो और ऑलरेडी एफएमसीजी स्टॉक्स काफी गिरे हुए हैं, बिकॉज लास्ट ईयर उनके लिए बहुत खराब था। तो और आगे चीजें सुधरती हुई दिख रही है। क्रूड ऑयल 69 जो है वो भी एफएमसीजी को हेल्प करता है, बिकॉज ऑफ ऑन द मार्जिन साइड आई वुड से रूरल इंडिया थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। तो बेसिकली मेरा ये झुकाव है कि एफएमसीजी इज बेटर देन आईटी। आईटी ने ऑलरेडी पहले बहुत आउट परफॉर्म किया है, और दोनों सेक्टर बहुत ज्यादा कैश फ्लो जनरेटिंग हाई आरओसी सेक्टर्स है।
So between FMCG and IT, I will definitely prefer FMCG at this stage. ओके, चलिए, तो ये हो गई बात आईटी और एफएमसीजी पर। अ, एक और सेक्टर जिस पर मैं व्यू लेना चाह रहा था आपसे, वो था कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स। इसमें क्या व्यू होगा अब आपका? बीएससी, सीडीएसएल, इन सब में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है हमको अब। यहाँ पर क्या क्या ट्रेड लेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर बिजनेस की साइकिल होती है। जब निफ्टी 25-26 हजार था, रोज बहुत सारे डीमैट अकाउंट ऐड हो रहे थे, तभी मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपकी चैनल पे नहीं, लेकिन दूसरी चैनल पे साफ मना कर दिया था कि ये सब स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए, बिकॉज बिजनेसेस काफी अच्छे हैं और यहाँ पे आपको मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये हाई आरओसी बिजनेसेस है, बिकॉज इसमें कोई कैपिटल की जरूरत ही नहीं है, और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कैन बी वेरी गुड। बट इन माय व्यू, जब आप इतना ज्यादा यूफोरिया देखते हो मार्केट में, तो कैपिटल मार्केट रिलेटेड बिजनेस से मेरे हिसाब से हमारे पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं है। बट लेकिन मैं ये रूल आउट नहीं करूंगा कि एट सम पॉइंट आई कैन ऑल्सो स्टार्ट बाइंग देम, बिकॉज मार्केट में जब पेसिमिज्म बहुत ज्यादा हो तभी ये स्टॉक्स लेने चाहिए। ये दैट इज माय व्यू। जब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म हो तब बेच देने चाहिए। अच्छा पराग जी, एक और एक स्पेस जिसमें प्राइस डैमेज इतना हो चुका है कि शायद हमें समझना पड़ेगा कि अब इस पर करना क्या चाहिए। ये रियल एस्टेट एंसिलरी में आप देखिए ना, आई मीन कल हम बात कर रहे थे, सुबह भी इस मंच पे बात कर रहे थे कि स्टॉक्स आधे आधे हो गए हैं। अब मैं एशियन पेंट्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एस्ट्रल की बात कर रहा हूँ। आप पॉलीकैब को देखिए, क्या प्राइस डैमेज हुए। रियल एस्टेट में भी डैमेज हुआ है प्राइस, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा प्राइस डैमेज रियल एस्टेट एंसिलरी पे हुआ है। आपका मानना क्या है? क्या अभी डाउनसाइड अभी यहाँ पर और है, या फिर 50% तक के प्राइस कट्स के बाद ये स्टॉक्स यहाँ पे स्टेबल होंगे? कुछ जोड़ा है आप लोगों ने यहाँ पर? तो देखिए, मैं डिस्क्लेमर करना चाहूंगा, और मैं ये हमारा पोर्टफोलियो भी डिस्क्लोज है। पीडीलाइट और पीडीलाइट इन एंसिलरी रियल एस्टेट, एज यू सेड, वो हमारे पास है। उसको भी सी, इट इज अ फैंटास्टिक कंपनी, राइट? इट इज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। 25% से ऊपर आरओसी हमेशा रहा है। एक्सलेंट मैनेजमेंट, बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सॉल्यूशन प्रोवाइडर रहा है। फेविकॉल लीजिए, फेविस्टिक लीजिए, उनकी नई रॉफ करके एक प्रोडक्ट है, कॉलटेक करके एक प्रोडक्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी की एडहेसिव्स बनाते हैं वो लोग। उसको, और उनको क्रूड ऑयल के गिरने से फायदा होता है। तो मेरे हिसाब से उनको मार्जिन बूस्ट भी रहेगा, और आगे जाके अप्रैल में, जून और उसके बाद के क्वार्टर में, जब ये गवर्नमेंट के स्टेप्स टू बूस्ट कंजम्पशन, और ये जो रेपो रेट कट हुआ है, और आरबीआई का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, उसका फायदा भी होगा। और अभी वो 45 टाइम पे ट्रेड कर रहा है ऑन FY27, which is lower than historical average, and it's a very high quality company। उसके साथ में मैं एक और बताना चाहूंगा कि डायरेक्टली रियल एस्टेट, जैसे हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक है, और हमें काफी पसंद है ये स्टॉक। रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ कंपनी है, और डिस्क्लेमर में देना चाहूंगा कि इट इज फॉर 1 or 2 year ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर ट्रेडर्स। क्योंकि लेकिन आर्केट डेवलपर करके कंपनी है, 2650 करोड़ की मार्केट कैप है सिर्फ। प्रमोटर की होल्डिंग 71% है, फिर भी दे आर बाइंग फ्रॉम मार्केट। करीबन 5 लाख शेयर वो ले चुके हैं मार्केट से। डेट फ्री कंपनी है। काफी 38 साल की हिस्ट्री है। उन्होंने हमेशा हर प्रोजेक्ट बिफोर टाइम कंप्लीट किया है, और आगे भी वही करते रहेंगे। काफी अच्छे लैंड पार्सल्स उन्होंने अभी एक्वायर किए, जैसे कि फिल्म स्टार स्टूडियो का 4 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदी है 365 करोड़ में, जिसका डेवलपमेंट पोटेंशियल वैल्यू 2000 करोड़ है। They are scouting for land in Thane also. So I think ऐसे क्लीन कंपनीज एट द इनिशियल स्टेज, मुझे पता है जब ओबेरॉय रियलिटी लिस्ट हुआ था और 260 का भाव चल रहा था, यही सेम चीज थी कि प्रमोटर अच्छे थे, प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा थी, कोई प्लेज नहीं था, और बैलेंस शीट पे डेट नहीं था। तो ये 4 जो बड़े चीजें हैं, कोई भी सिक्लिकल या कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि डेट कम से कम हो, प्रमोटर पे डेट कम से कम हो, ताकि उसके कोई शेयर प्लेज ना हो, और प्रमोटर को ये पता होना चाहिए कि क्या चीज बिक रही है मार्केट में। जैसे कि आज की तारीख में आप बोरिवली, मलाड, गोरेगांव, इन सब में 4.5-5 करोड़ के फ्लैट इज क्विकली सेलेबल। तो यही टारगेट है इनका, इस कंपनी का। तो ना तो वो सुपर लग्जरी में है जहां पे आप 200 करोड़ के फ्लैट बेच रहे हो, और जहां ना तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग में है, कि आप कल्याण में या कहीं ऐसी जगह पे फ्लैट बेच रहे हो जो स्लो मूविंग है। तो मुझे ये दोनों स्टॉक्स, जो रियल एस्टेट की आपने बात की, तो उसमें पीडीलाइट एज ए एंसिलरी,
और आर्केड डेवलपर एज अ डायरेक्ट रियल एस्टेट कंपनी काफ़ी पसंद है। एंड विथ अ डिस्क्लेमर अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि कोई इन्वेस्टर, हर इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही इसमें फैसला करे। मेरी राय जो है वो 1 और 2 ईयर के पर्सपेक्टिव से है और ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा मैं, ये पिछले एक हफ्ते के पुल बैक में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन अगर किसी ने दिया था तो वो मेटल्स था। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप ट्रेडिंग के लिए कोई राय नहीं देंगे, तो दिस पुल बैक इन मेटल्स वो क्या सिर्फ ट्रेडर्स के लिए था या फिर आप इसको कुछ वेटेज दे रहे हैं? नहीं, वेटेज दे रहा हूँ पक्का, 100% दे रहा हूँ। इस बार इसमें 4 चीज़ें हैं। एक तो चाइना अपने स्टील प्रोडक्शन को कट करने की सोच रहा है। बिकॉज़ चाइना को पता चल गया है कि हर कंट्री अगर टैरिफ लगा देगी, जैसे यूएस लगाना चाहती है, तो फिर वो एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे? तो या तो उनको उनकी खुद की कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी जो बहुत डिफिकल्ट है, और या तो फिर उनको खुद की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। और स्टील कार्बन एमिशन वाइज भी स्टील काफ़ी डाइल्यूट करता है एनवायरनमेंट को, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा चाइना का कि अगर वो स्टील प्रोडक्शन थोड़ा-सा कम करे। इट विल बी गुड फॉर द वर्ल्ड। यूरोप में इन्वेंटरी कम है, वो भी एक बात सामने आई है लास्ट 1 हफ्ते में। प्लस जैसे कि टाटा स्टील के नरेंद्रन जी ने बोला था कि अगर स्टील के प्राइस यही रहे तो हम कैपेक्स कंट्रोल कर लेंगे, हम ज्यादा कैपेक्स नहीं करेंगे। जनरली ये सब अच्छी साइंस है एक सिक्लिकल कमोडिटी के बॉटम आउट होने की। और अगर इसमें हम जोड़ दें कि जैसे कि जिंदाल स्टील एंड पावर जो कि हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक है, उसमें प्रमोटर ने 900 करोड़ के शेयर खरीदे अपने, और टाटा स्टील का जो यूरोप का प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा-सा कम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से सेफगार्ड ड्यूटी एक बड़ा पॉइंट है इसमें। दुनिया की हर कंट्री अगर टैरिफ लगा रही है तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया भी इसमें दूर रहेगा। आगे जाके कहीं न कहीं तो सेफगार्ड ड्यूटी आएगी, ये मेरा व्यू है। देखते हैं क्या होता है। बट आई थिंक सम पार्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट सेफगार्ड ड्यूटी इज़ देयर इन द प्राइस। द थोड़ा-सा वो भाव में आ चुका है। तो थोड़ा-सा रिट्रीट हो सकता है, बट ओवरऑल स्पेशली स्टील जैसे स्टील सेक्टर में मैं पॉजिटिव आउटलुक लेके चल रहा हूँ। स्टील में, मेटल्स में अभी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू लेके आप चल रहे हैं। पराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी